तो हम लोग जो है वो कल यहाँ तक बात हमारी आ गई थी कि हमारे हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर्स हैं, और 4 चैम्बर्स में सबसे पहला चैम्बर, जहाँ वो चैम्बर जो बॉडी के सारे ब्लड को रिसीव करता है ना, वो कौन सा है? राइट एट्रियम। अच्छा, राइट एट्रियम है, और राइट एट्रियम को हम ऑरिकल के नाम से भी कहते हैं, राइट। RA भी लिखा जाता है इसके लिए, राइट। ओके, हम लोगों ने कल जो है वो वेन्स और आर्टरीज़ की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन नहीं जो हम फिज़िकल एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जो फिज़िकल एजुकेटर से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो डेफिनेशन जो एनाटॉमी में इस्तेमाल की जाती है, जो उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, राइट। तो हम लोगों ने बात करी थी कि प्योर और इम्प्योर तो कुछ नहीं होता, राइट। हाँ, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है ना। तो हम लोगों ने बात करी थी कि मीन्स फिज़िकल एजुकेशन में आमतौर से मोर देन 80% हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं, और वेन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती हैं, राइट। लेकिन जब हम लोग जो हैं वो वेना केवा पे आए और पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन पे आए, तो वहाँ पे हमारी ये डेफिनेशन गड़बड़ा गई थी कल, राइट। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो टेक्निकल उस पे आए थे कि आर्टरीज़ किसको कहते हैं? हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स को ले जाती है, वो आर्टरी होती है। क्या इस बात से कोई बहस होती है कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? इससे कोई बहस नहीं है ना। ओके, वेन किसको कहेंगे? राइट, जो हार्ट के अंदर लेकर के आए, राइट, उसको जो है वो हम लोग अच्छा, हमारे पास लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हैवीएस्ट वेन कौन सी है? वेना केवा है। वो वेना केवा हमारी कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर में हमारी डिवाइडेड है, राइट। हैवीएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट हमारी आर्टरी कौन सी है? वो हमारी आर्टा है, जो पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ तक हम लोगों ने ये बात कर ली थी। आज हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस सीक्रेट के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर 3 क्यों हैं और यहाँ पर 2 क्यों हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, आपको समझने के लिए। ये तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई कि यहाँ पर 3 होते हैं और वहाँ पर 2 होते हैं, राइट। लेकिन ये 3 क्यों होते हैं और 2 क्यों होते हैं, वो हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसलिए कि मैं बार बार कहता हूँ जैसे कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, राइट। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई वजह होगी, उस वजह को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट। आप को मैं एक एनालॉजी आपको दे रहा हूँ कि मीन्स आपको किसी लिक्विड में आपको कोई दूसरा केमिकल मिलाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध है, दूध में आपको शक्कर मिलानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल। हो सकता है वो सटीक एग्जाम्पल ना हो, लेकिन मीन्स किसी चीज़ में कोई एक केमिकल आपको मिलाना है। ओके, तो जिस चीज़ में आपको केमिकल मिलाना है, वो चीज़ का फ्लो जो है वो बहुत तेज़ होना चाहिए, या फ्लो हल्का हो या वो रुका हुआ हो, तब वो केमिकल अच्छे से मिल पाएगा। ओके, मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि कोई लिक्विड है, उसके अंदर हमको कोई केमिकल मिलाना है, तो ये लिक्विड को अगर हम तेज़ बहा दें तो क्या वो केमिकल फिर उसमें मिलाएं अगर साथ में, तो क्या बहुत तेज़ी के साथ हम जब फ्लो कर रहा होगा तो उस वक्त मिल जाएगा क्या अच्छे से? नहीं मिल पाएगा, राइट। इसके लिए ज़रूरी है कि या तो वो रुका हुआ हो, जैसे कप में दूध रुका हुआ है, आपने फिर उसमें शक्कर डाल ली, राइट। अच्छा, या अगर उसको मूव ही करना है, मीन्स रुकना, उसको मीन्स रुक सकता नहीं है वो, राइट। तो उसका जितना स्लो मूवमेंट हो जाए उतना अच्छा है उसके लिए। बात ठीक है? ओके, फाइन। अच्छा, अगर इस केमिकल मिले हुए लिक्विड को
या कैसा भी लिक्विड हो, अभी केमिकल मिला हुआ है या नहीं है, इससे बहस नहीं है, राइट। उस केमिकल को अब बहुत मीन्स दूर तक जाना है, उस केमिकल को आपको बहुत दूर तक फेंकना है। तो क्या आप स्लो फेंक दोगे तो चला जाएगा या बहुत तेज़ फेंकना पड़ेगा तब हो जाएगा? राइट, है ना। ये एनालॉजी हमारी जो है ये ट्राइकोस्पिड वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व की है, राइट। अभी आप देखो हो क्या रहा है, ट्राइकोस्पिड वाल्व जहाँ पे है उस स्ट्रक्चर को समझने की आप कोशिश करो। ये राइट एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल हमारा ब्लड आया, ये ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है नहीं? अच्छा, राइट, फिर उसके बाद ये वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, राइट। चूंकि नालियाँ तीन हैं, यहाँ पर प्रेशर बना, राइट, यहाँ पर प्रेशर बना। ये नालियाँ चूंकि ज़्यादा अमाउंट में हैं तो यहाँ पर जो ब्लड आया है उसका फ्लो मीन्स तेज नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों नहीं तेज? अच्छा, यहाँ पर जो बाइकोस्पिड, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर भी ब्लड वही आया है, राइट। वैसी ही मसल ऑर्गन है, ये सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर दो है, यहाँ पर प्रेशर तेज बना हुआ है तभी खुलेंगे। ये कल हम लोगों ने बात करी थी, तभी खुल पाएंगे। ये जैसे ही खुलेंगे, चूंकि दो हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड उतना ही है जितना यहाँ पे था, राइट। जितना यहाँ पे था उतना ही ब्लड वहाँ पे से यहाँ आया है और उस ब्लड को अब यहाँ पर आना है। तो चूंकि यहाँ पर तीन नहीं है, यहाँ पर दो हैं, ये खुले तो पूरा ब्लड पूरी प्रेशर के साथ, ताकत के साथ, मीन्स जितना प्रेशर के साथ यहाँ से गया है, यहाँ से आया है, उससे ज़्यादा प्रेशर से वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो ही हैं। और तेज़ आना है क्योंकि ये इसको तेज़ पिचकाएंगे, मीन्स एक्सटेंड करेंगे। कोई भी मसल हमारी एक्सटेंड करती है, फिर उसके बाद रिलैक्स ऐसा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये ऐसा कर रही है, हमारा हार्ट मसल भी ऐसी करती है, एक्सटेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट। उसने एक्सटेंड किया और उसने ज़ोर से पिचकाया, ये सारा ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ, यहाँ तीन नहीं है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा उसका बनेगा। क्यों ज़्यादा बनेगा? क्योंकि यहाँ पर पूरी बॉडी में इसको जो है वो ब्लड को फ्लो हो करके जाना है तेज़ी के साथ। गेटिंग माई पॉइंट ना, राइट। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर तीन ट्राइकोस्पिड वाल्व्स हैं। कस्प कहते हैं, कस्प, CUSP, कस्प कहते हैं चंद्रनुमा डायग्राम को। कुछ ही ऐसे वाल्व्स होते हैं, ये ऐसे थोड़े से टेढ़े से, हाफ मून टाइप के, राइट। तो यहाँ पर ये तीन है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जिस वक्त ब्लड जाएगा तो इसका प्रेशर यहाँ पर कम होना चाहिए, क्योंकि लंग्स में जाना है, लंग्स की नालियों में जाना है, राइट। अच्छा, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा केमिकल लगना है ना, हीमोग्लोबिन है ना हमारे ब्लड का, उसमें ऑक्सीजन को फिक्स होना है और यहाँ से एक केमिकल उसको छोड़ना है। ये तो मैं मिनिमम एक की बात कर रहा हूँ, अभी उसको और भी बहुत सारे छोड़ने होंगे। मीन्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, उसके पास पोल्यूटेंट भी होगा, उसके पास डस्ट भी होगी, उसके पास बहुत सारे बैक्टीरिया भी होंगे, यानी उसके पास जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, राइट। तो एक तो उसको चिपकाना ही चिपकाना है, ऑक्सीजन कम से कम दोनों लंग्स में जो ब्लड गया है उसको चिपकाना ही चिपकाना है। अगर ये फ्लो तेज होगा, तो वो ब्लड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहीं चिपकेगा और कहीं नहीं चिपकेगा, इज़न्ट इट, राइट। जिसकी वजह से नेचर ने, बनाने वाले ने उसको इस तरीके का प्रेशर बनाया है कि ये जाए तो प्रेशर से तो जाए ताकि वो पूरे फेफड़ों में हर जगह, ईच एंड एवरी बिट ऑफ लंग, ईच एंड एवरी बिट ऑफ सेल में चला तो जाए, इतना तेज प्रेशर हो, लेकिन इतना भी तेज ना हो जाए कि केमिकल ना अटैच हो पाए और केमिकल डिटैच ना हो पाए, राइट। और इतना स्लो भी ना हो जाए कि सारे सेल्स में जो एल्वियोलाई हैं हमारे लंग्स के अंदर जहाँ पर अटैच होना है, वहाँ तक भी ब्लड सब जगह ना पहुँच पाए, राइट। तो वो ऑप्टिमम एक बैलेंस
तेज़ी का प्लस स्लोनेस का, तेज़ी और स्लोनेस का एक मिक्सचर, एक मिरेकल मिक्सचर को आपको ट्राइकुस्पिड वाल्व के ज़रिए से आपको दिया गया यहाँ पर, राइट, ताकि आपका प्रेशर बहुत तेज़ ना होने पाए और बहुत इतना स्लो भी ना होने पाए कि वो सब जगह ना पहुँच पाए। यहाँ के लिए उसने 2 रखे ताकि यहाँ पर प्रेशर तेज़ी के साथ ही नीचे भी आए और तेज़ी के साथ ही ये भरे और तेज़ी के साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो और ये तेज़ी के साथ बाहर भी निकले। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो शायद आगे हम लोग बात कर लेंगे, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का हिस्सा होता है, राइट। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा जो है ये तो स्टर्नम के पीछे है, राइट। लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे निकला हुआ होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अच्छा, लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा जो है ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिस्सा होता है पूरे दिल के मुकाबले में। चारों चैम्बर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप ये सब वाला होता है। ये भी धड़क रहा है, ये भी धड़क रहा है, ये भी धड़क रहा है और ये भी धड़क रहा है, लेकिन जब आप हाथ लगाते हो तो आपको जो है वो धड़कन सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की हाथ पे फील होती है। क्यों? क्योंकि इसकी मसल्स जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो पंप कर रही हैं। ये तेज़ी के साथ क्यों पंप कर रही हैं? वाई? प्रेशर डेवलप करना है इसको। तो एक तो प्रेशर यहाँ से डेवलप हुआ है, यहाँ से शुरू हो गया डेवलप होना। एक तो प्रेशर यहाँ से डेवलप हुआ है और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के पास अपनी बहुत सारी बड़ी मसल्स हैं, जो मसल्स यहाँ नहीं हैं किसी के पास, क्योंकि किसी के पास ज़रूरत नहीं है। देखो, आप इसको रिसीव करना है तो इसको स्ट्रॉन्ग मसल्स की ज़रूरत नहीं है, या है? उतने स्ट्रॉन्ग की नहीं है। इसको तो बिल्कुल नहीं है, नहीं तो प्रेशर तेज़ मार देगा ये, राइट। ये फिर ऑरिकल जो है वो फिर रिसीविंग है, तो इसको भी उतना नहीं है, राइट। ये एक अकेला है चारों चैम्बर में, ये वो चैम्बर है जो चैम्बर पूरी बॉडी के लिए जो है वो ब्लड को फेंक रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए अगर आपको कोई सवाल पूछे या आए आपके पास कि साहब चारों चैम्बर्स में सबसे ज़्यादा मस्कुलर कौन सा चैम्बर होता है, तो आप बता सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपसे वो ये पूछता है वाई, इवन देन आप बता सकते हो, क्योंकि उसको प्रेशर वहां क्रिएट करना है। तीनों चैम्बर्स के पास है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जैक्टली क्योंकि 2 तो रिसीविंग है, रिसीवर्स हैं, 2 तो रिसीवर्स हैं, तो वो तो बहुत प्रेशर के साथ मारेंगे नहीं, मारेंगे तो वापस रीगर्जिटेट हो जाएगा, राइट। रीगर्जिटेट बोलते हैं, ब्लड का वापस उल्टा चला जाना, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे चला जाना, राइट। इसको बोलते हैं रीगर्जिटेट। लिख लीजिए, REGURGITATE, रीगर्जिटेट। पेन लाया था? हाँ, रीगर्जिटेट, REGURGITATE, रीगर्जिटेट। जब रीगर्जिटेट होती है कोई चीज तो उसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं। रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन को हिंदी में बोलते हैं उल्टी। खाना खाया, खाना वापस उल्टा आ गया, इसे वॉमिटिंग बोलते हैं, राइट। ओके, ब्लड, अभी तो ये खाना आया तो हमने वॉमिट बोला। अगर ये ब्लड का जहाँ से जाने का रास्ता है, अगर ये वहीं से वापस भी किसी भी बीमारी की वजह से, किसी एक्स्ट्रा अनड्यू प्रेशर की वजह से अगर ये वापस उसी रास्ते पे चला जाए तो इसको बोलते हैं, फिर उसको वॉमिट नहीं बोलते, उसको उल्टी नहीं बोलते, उसको रीगर्जिटेट बोलते हैं। ब्लड इज रीगर्जिटेटिंग, ब्लड हैज डेवलप्ड द टेंडेंसी ऑफ रीगर्जिटेशन। जी, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, XYZ, राइट। तो अगर हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम
अगर ब्लड मीन्स मस्कुलर इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होंगे, तो रीगर्जिटेशन ज़्यादा होगा, रिसीविंग कम होगी, रीगर्जिटेशन ज़्यादा होगा, इजंट इट राइट? हमारा राइट वेंट्रिकल का सिंपल काम है, जब प्रेशर डेवलप हो जाए तो उसको हल्के से खिसका देना दूसरे ऑर्गन के पास। उसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की, अगर ज़्यादा की होगी तो फिर तेज़ स्पीड से लिक्विड चला जाएगा और केमिकल जो लगना है या निकलना है वो लग नहीं पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा, राइट? एक चैम्बर हमारे पास है जिसको पूरी बॉडी को, और सिर्फ पूरी बॉडी जब हम कह रहे हैं तो 70 ट्रिलियन सेल्स को ब्लड पहुंचाना है उसको। 70 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल को उसको ब्लड पहुंचाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी लेफ्ट वेंट्रिकल की है, मोटे तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? ये इसकी जिम्मेदारी है। अगर इसकी वॉल्स में कहीं कमी आ गई, इसके प्रेशर में कहीं कमी आ गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मीन्स छेद हो गया, एक और यहाँ पे ये बाइकुस्पिड हो गया किसी वजह से, राइट? ओके, ब्लड जो है वो कभी कभी होता है, कुछ एक बीमारी ऐसी भी है कि यहाँ पे छेद हो गया, यहाँ पे छेद हो गया, यहाँ छेद हो गया, तो वो ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं सब, राइट? तो वो ऑक्सीजन, कभी वो नीला पड़ जाता है आदमी, फिर वो कभी मीन्स नॉर्मल उस पर चल रहा है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं चल रहा, ज़रा सी भी उसने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, थोड़ा सा भी तेज़ चल लिया तो उसके नाखून नीले पड़ने लगे फ़ौरन, क्योंकि अब उसका ब्लड जो है तेज़ी से फ्लो कर रहा है, और वो तेज़ी से जहाँ कहीं भी छेद हो गया तो वो आपस में ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा है कहीं पे, है ना? आप देखो ना, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर यहाँ कहीं छेद हो जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, या होगी? इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ इसकी होगी कि नालियों में अब थोड़ा कम स्पीड से जा रहा है, बस इतनी प्रॉब्लम होगी, ओके? अगर यहाँ छेद हो गया तो ये ब्लड अलग क्वालिटी का है और ये ब्लड अलग क्वालिटी का है, ये डीऑक्सीजनेटेड है और ये ऑक्सीजनेटेड है, राइट? अब यहाँ पर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड, और फिर ये यहाँ भी जा रहा है और पूरी बॉडी को भी आपको मिल रहा है, तो आपको जो है वो लेवल ऑफ ऑक्सीजन आपका जो है वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ नीला हो जाएगा, होंठ नीले हो जाएंगे, आंखें काली पड़ जाएंगी, मीन्स अगर ज़्यादा तेज़ फिजिकल एक्टिविटी करें, राइट? तो मेरे ख्याल से आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो मसल्स क्यों हैं, ट्राइकुस्पिड हमारे पास क्यों है, बाइकुस्पिड हमारे पास क्यों है, दोनों जगह बाइकुस्पिड क्यों नहीं है ये भी समझ गए, दोनों जगह ट्राइकुस्पिड क्यों नहीं है ये भी हमें समझ में आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई सवाल हो आप लोगों का तो बता दिया अभी, नहीं तो आगे बढ़े, राइट? अभी आप देखो, हम लोगों ने एक एक स्टेप है नहीं, अभी इन्होंने किया, आपको रिवाइज़ किया, हम लोगों को मालूम है ये सारा, एक एक स्टेप हम लोगों ने जो है वो लिया था, तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम आगे करना, अगर हम पूरा एज ए होल ऐसा ले लेते तो समझना मुश्किल हो जाता, इज़न्ट इट? मैंने आपसे बोला था कि जो हार्ट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में, अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मुझको, नाउ यू नो वेरी वेल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप ही में से बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे अच्छे हो जाएंगे इसको एक्सप्लेन करने में, राइट? अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपके पास जो है वो दो कुछ आ रहे हैं, ये जो एरो आ रहे हैं इनको आप समझ पा रहे हो क्या सबको? देखो ज़रा समझने की कोशिश करो बगैर नाम लिए अभी। ये कुछ है, एक एरो कुछ है, ये क्या है? हाँ, ये देखो, इसका ये इंफीरियर वेना केवा का ये हेड है, यहाँ खुल रहा है, इज़न्ट इट? ऊपर से वो खुल रहा है, राइट? और चलो एक एक करके ज़रा आगे करना। आउटा के अभी एक मिनट में, आउटा के देखो आप, 3 सिर है नहीं? अच्छा, अभी तक हमको फिज़िकल एजुकेशन में ये पता था कि आओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, ये सच है, लेकिन इनकम्प्लीट है।
आउटा से ही जाता है, ये सच है, लेकिन ये सच अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है नहीं। अभी आप देखो यहाँ पर तो 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं हमको। अगर पूरी बॉडी में जाना था आउटा से तो पूरी बॉडी में तो एक ही आउटा होनी चाहिए थी, इजंट इट राइट। इसका मतलब है ये 3 हिस्सों में ले जा रही है आउटा, राइट। यहां से तो आउटा एक ही है, राइट, यहां से तो एक ही है। यहां जैसे ही इसका प्रेशर से मारा है इसने, तो अब ये 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये कहां कहां गया ब्लड, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी में ही जा रहा है, ये सच है नहीं, लेकिन जा कहां कहां रहा है। अगर आपको कोई सवाल ऐसा करके डायग्राम में दे दे कि ये 3 हेड्स कहां जा रहे हैं, सिंगल बॉडी, राइट, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लें। हाँ चलो और करें, देखें सुपीरियर वेना केवा, ओके ओके। अभी ये कौन सी है, टू द लंग्स है ना, यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से पुल्मोनरी आर्टरी, ओके फाइन। देन हाँ, अभी जो है वो लंग्स में गया कहीं, राइट, ये एक लंग में गया और ये एक लंग में गया, दिख रहे हैं आपको, ये 2 लंग्स हैं यहाँ पर, ये 2 लंग्स में जो है वो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी लेकर के चली गई, ठीक है, राइट। देन राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारा जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ओके। और बस खत्म है, इतना ही है, राइट। क्या अभी इसमें कुछ रह गया या अभी कुछ वाकई है? अभी इसमें 4-5 चीजें रह गई हैं, है नहीं। आप देखो ना, अभी ये देखो 2 एरो खाली रह गए, है नहीं। इधर आ रहा है ब्लड इधर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक की, है नहीं। तीनों जगह जा रहा है, तीनों हेड से जा रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ जाएगा वो हम लोग आगे वो कर लेंगे। बताने का मकसद यहाँ पर बस इतना सा है कि अगर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको हम लोगों ने शुरू में लिया होता तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता समझना भी और मुझे समझाना भी, है नहीं। तो हम लोगों ने पहले वो आसान डायग्राम से समझाया। आपको भी अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डायग्राम अगर ये बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बना ले। अगर नहीं बना सकता है तो आपको सिंपल जो डायग्राम हम लोगों ने बात करी है उस डायग्राम से आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे पीछे वाला जो हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है नहीं। कोई ओरिजिनल ये डायग्राम बना सकता है जैसा कि होता है तो और भी अच्छा है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आई डोंट नो, हो सकता है आप में से कुछ लोग फाइन आर्ट्स के अच्छे लोग हों, उनको उतना टाइम ना लगे, लेकिन मैं तो मेजॉरिटी के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। आप लोग टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हैं, एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि आपके 2 सीनियर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। टीचर जो होता है, राइट, वो हमेशा क्लास के 80% बच्चों के लिए होता है, 100% बच्चों के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्लास में 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना भी पढ़ाए कोई उनको तो वो खुद पढ़ लेते हैं। मीन्स हल्का फुल्का कहीं से उनको, मीन्स उड़ती भी हवा भी लग जाए ना उनको, जैसे हमारा व्हाट्सअप है, उसको कहीं ज़रा सी सांस भी आ जाए ना नेट कनेक्शन की, तो सारे मैसेज हुर्र एक साथ डाल देता अंदर। इंस्टाग्राम ऐसा नहीं करता, राइट, ओके। तो वो 10% कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो व्हाट्सअप की तरह काम करते हैं। मीन्स उनको टीचर की कोई बात आपसे कहीं बाहर से मिल गई, सुनी सुनाई, तो उसी पे वो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं। मीन्स इतना काबिल होते हैं, राइट। 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि टीचर उनके ऊपर चाहे ज़िंदगी भर की कैसी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, वो चाहे कैसा भी रगड़ दे, पढ़ के नहीं देना भाई, राइट। तो वो 10% उनके लिए भी नहीं है टीचर, और 10% इनके लिए भी नहीं है टीचर। हाँ, अब बचे 80%। ये जो 80% बच्चे हैं, ये 80% बच्चे ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं। टीचर इनको जैसा मोल्ड करेगा ये वैसे बन जाएंगे, राइट। तो इसमें अब होंगे बहुत से जो थोड़ा सा उधर भी भाग रहे होंगे, थोड़ा सा वो उधर 10% की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही होगी उधर जाने की। इधर ज़्यादा मज़ा है क्योंकि यहाँ 2-2 बजे तक रात में ढाबे पे बैठना है, राइट। मतलब तो यहाँ ज़्यादा मज़ा है, लेकिन वो इधर भी खींच रहे हैं कि नहीं यार पढ़ना भी है, ऐसा भी
मीन्स वो स्ट्रगल होता है। वो जो 80% स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, हर टीचर उसके लिए है, उन 80 के लिए। अब वो इस टीचर को ढूंढना होता है कि वो 80 कौन से हैं, वो 80 कौन से हैं। वो 80 एक बार उसको मिल जाए, मुझे मिल गए आपके बैच में, यानी कि 10% वो भी मिल गए हैं मुझको, और 10% वो भी मिल गए हैं, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी टारगेट जब भी बनाएंगे, अब जो भी टीचिंग मीन्स टीचिंग प्रोफेशन में आप लोग जाएं, तो उन 80 को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो आपकी टीचिंग जो है वो टीचिंग लर्निंग आपके बहुत एफिशिएंट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। बेकार में आप इधर भी नहीं वेस्ट करेंगे, और बेकार में इधर भी आप ज़्यादा टाइम, इनको चाहिए गाइडेंस, लेकिन इनको हल्की फुल्की गाइडेंस चाहिए और ये अपना काम निकाल लेते हैं, राइट। 80% को चाहिए होती है, उसके लिए आप लोग हैं, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 80% स्टूडेंट्स आप में से होंगे जिनको मीन्स पीछे वाला डायग्राम चाहिए होगा। 10% स्टूडेंट होंगे शायद, या 10% से कम, जो, क्योंकि आपके पास तो 2-2.5 घंटे का ही है ना, और उसमें भी आपको 4-5 सवाल, 5-6 सवाल करने हैं आपको, राइट। तो आपको जो है वो इस डायग्राम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो हो सकता है कोई एक आध स्टूडेंट आपका ऐसा भी हो जो ये बना ले। तो मैं कंपलसरी नहीं कह रहा आपको कि यही बनाइए तभी आप समझा पाएंगे, है नहीं। वो बिल्कुल झूठ डायग्राम था, मीन्स झूठ इसलिए था कि वो हार्ट सर्किल नहीं होता, लेकिन हमने सर्किल में पढ़ा, तो बिल्कुल, लेकिन सच है, एवरीथिंग इज़ ट्रू इन दैट। तो आप 80% स्टूडेंट्स आप उसको बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। आगे 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 जल्दी से, अरे आगे और आगे यार, अरे अरे ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई यार अभी। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, देखिए अभी इन्होंने मित्रल वाल्व, माइट्रल वाल्व, बाइकुस्पिड वाल्व को उन्होंने माइट्रल वाल्व भी कहा, इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो आपके पास ये पीपीटी पहुंचेगी भी तो पकड़ नहीं पाएंगे आप लोग। माइट्रल, MITRAL, माइट्रल वाल्व, बाइकुस्पिड वाल्व, आगे, राइट, और ओके ओके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी पुल्मोनरी वेन या पुल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी या पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी आर्टरी जो लेकर के जा रही है, हर आर्टरी के पास वाल्व लगे हुए हैं, जैसे ट्रैकिया और एपिग्लॉटिस के बीच में वो लगा हुआ था ना, एसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में एपिग्लॉटिस, वो भी वाल्व है, वो ढक्कन है लेकिन वो वाल्व है। ऐसे ये भी सारे ढक्कन है, देखो ये कुस्पिड है ना सर, कस्प है नहीं। तो ये सारे हर जगह जहाँ से भी ब्लड जाएगा, जिस नाली से भी, उस नाली पे, उस स्ट्रक्चर में वहाँ पर वाल्व्स होंगे, वहाँ पर वाल्व्स होंगे, राइट। तभी वो ब्लड को रोक पाएंगे, तभी वो ब्लड को जाने देंगे। जब इतना प्रेशर बन जाएगा कि सफिशिएंट कि आगे चला जाए अच्छे से, तो वो खुलेंगे। वीक होगा प्रेशर तो नहीं खुलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर वीक रह जाता तो यहाँ से यहाँ पे फिर नहीं खुलते, राइट। तो यहाँ पे जितने भी जगह जाएगा, सब जगह जो है वो वाल्व्स होंगे, तभी वो खुलेगा, तभी वो, क्या चीज़, नहीं वहाँ पे वाल्व नहीं होगा, है नी। चलिए आगे 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 आगे, ओके फाइन। अभी अब देखो ब्लड सर्कुलेशन हमारे होते कितने तरह के हैं, ये आप समझ लो अच्छे से। आउटा से हमारे पूरे सिस्टम में आ गया। अब यहाँ से जो है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1, सबसे पहला, राइट, सबसे पहले तो लंग्स में जाता है, मीन्स सबसे पहले और सबसे दूसरा नहीं, मीन्स मैं गिनती के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसा ही। हाँ, नेक्स्ट, ब्लड आउटा से
अब यहाँ पे इस डायग्राम से आपको, यहाँ पे इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा कि आयोर्टा के पास 3 हेड्स क्यों हैं, यानी 3 जगह भेज रहा है ना, आयोर्टा से सिस्टम में जा रहा है पूरे, लेकिन ये सिस्टम में भी 3 इलाकों से होता हुआ जाएगा, राइट। एक तो आपका हार्ट लंग्स में जाएगा, एक तो लंग्स में 2 तरह से गया, ये समझने की कोशिश करो। एक तो मीन्स आप जिसको कह रहे हो प्योरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन, उसके लिए गया। और एक लंग्स अपने आप में ऑर्गन है ना, उसको अपने आप में ब्लड चाहिए ना अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी ऑक्सीजन के लिए। जो ऑक्सीजन वहाँ एक्सचेंज करता है, जो ऑक्सीजन वो खुद एक्सचेंज करता है, उसी से ऑक्सीजन नहीं लेता, उसके लिए अलग सप्लाई आएगी उसके पास। आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि राइट वेंट्रिकल से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना, अच्छा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, अब उसी में से अगर वो लेगा तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा ना उससे, अच्छा तो ऑर्गन को तो नुकसान हो जाएगा। मीन्स कभी उसको ऑक्सीजन मिल रही है, कभी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, कभी उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है, कभी उसको पोल्यूटेंट मिल रहे हैं, एक आफत हो जाएगी उसके लिए, राइट। वहाँ तो वो सिर्फ उतना ही गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, वो गैसियस एक्सचेंज चैम्बर की हैसियत से वो ऑर्गन काम करता है, ये बात क्लियर है, राइट। अब वो चूंकि अपने आप में एक ऑर्गन है तो उसकी भी अपनी एक फिजियोलॉजी होगी, उसकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी। वो रिक्वायरमेंट उसकी आयोर्टा से हो करके, आयोर्टा से जब पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, राइट, तब एक हिस्सा उसका जो है वो लंग्स एज एन ऑर्गन लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि एज एन ऑर्गन उसको पूरी तरीके से खान पान जो भी कुछ भी हो वो उसको मिल सके। ये तक बात क्लियर हो गई बिल्कुल, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। पुल्मोनरी कहीं पे भी आए, कभी भी आए, सोते पे आए, जागते पे आए, है नहीं, पुल्मोनरी मतलब रिलेटेड विद लंग्स, है नहीं। अभी आपने देखा था ना पुल्मोनिक वाल्व, पुल्मोनिक वाल्व मीन्स पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन में जो भी वाल्व होगा वो पुल्मोनिक वाल्व कहलाएगा, राइट। यानी कि ऐसे सर्कुलेशन को जो आयोर्टा से होता हुआ लंग्स के लिए जा रहा है उसको हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। बात क्लियर है, राइट। हार्ट पूरी बॉडी को दे रहा है, ओके, उसको खुद भी तो चाहिए है। जहां वो पूरी बॉडी को दे रहा है उसमें से कुछ नहीं ले रहा, वो अपने लिए उसके पास अलग से एक सिस्टम है। जैसे लंग्स के पास अलग से एक सिस्टम है, उसमें से नहीं ले रहा, जहां पे गैसियस एक्सचेंज चैम्बर कर रहा है। इसी तरीके से हमारा हार्ट भी वहां से नहीं ले रहा, बल्कि पूरी बॉडी के हिस्से में से नहीं ले रहा, बल्कि उसका अपना एक हिस्सा पहले से बना हुआ है, उस हिस्से में से वो लेगा, बस। उसको हम बोलते हैं कोरोनरी। कोरोनरी आपको कहीं पे भी मिले, सोते जागते उठते बैठते, कोरोनरी कहीं पे भी मिले तो इसका मतलब होता है रिलेटेड विद द हार्ट। कहते हैं ना कोरोनरी सर्जरी, राइट, टेक्निकल टर्म है हार्ट सर्जरी की, कोरोनरी सर्जरी, राइट। तो लंग्स के पास चला गया, हार्ट के पास चला गया, अब सारे सिस्टम्स के पास भी जाना है। ये जो सारे सिस्टम्स के पास जाना है इसको जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक मतलब रिलेटेड विद ऑल द सिस्टम्स। ये सिस्टेमिक, पीछे करे यार, राइट। ये सिस्टेमिक वर्ड हमने इससे पहले कहां पढ़ा था जी? हाँ, टाइप्स ऑफ एनाटॉमी में, है ना, वहां पे हमने पढ़ा था। ओके फाइन, राइट। तो अब आप देखो, ये हमारे पास आयोर्टा से जब आ रहा है तो 3 जगह जा रहा है। आयोर्टा के पास 3 हेड्स थे, है नी, एक हेड बॉडी के लिए, एक हेड जो है वो लंग्स के लिए,
एक जो है वो उसके लिए, राइट। चलें आगे, इसको याद रखिएगा। आगे कोरोनरी, पुल्मोनिक, पुल्मोनरी, ये वर्ड्स आपको आते जाएं तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं रिवाइज़ कर दूंगा, है नहीं, लेकिन जी। सर जब आपने हार्ट का पूरा डायग्राम लिखा था उसमें सर एक मतलब एक आर्टरी नीचे साइड आ रही थी, उसका रिलेशन कहाँ था? क्या चीज़? एक जो आर्टरी थी वो नीचे साइड आ रही थी। नीचे कहाँ आ रही थी? पीछे करना, डायग्राम पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। यहाँ पे अच्छा, ये ओके फाइन। अभी आप देखो, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड नीचे जितनी भी पूरी बॉडी का हिस्सा है ना, वहाँ पर जा रही है। अभी आपको ये 4 हिस्से नज़र आ गए, ओके फाइन। ये जो एक हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये एक ही हिस्सा है, ये एक ही हिस्सा है। फ़र्क बस इसमें इतना है कि ये लोअर बॉडी को डाल रहा है और ये अपर बॉडी को ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ ढकेल रहा है। जी हाँ, ये आउटर कर्व जो है ना, ये ऐसा पूरा पीछे से घूम करके वो यहाँ पर आया। ये तो कह सकते हैं ना कि वो जो नीचे साइड आया वो लोअर बॉडी के लिए, वो लोअर, मैं कह रहा हूँ ना, ये लोअर बॉडी के लिए। इनमें से जो ऊपर जो आप कहा था अपने अपने फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर, हाँ, मैं वो गलती हो गई मुझसे, है नहीं। वो एक हेड के लिए है, ये और ये दोनों एक ही हैं। ये एक हैं लेकिन वो मीन्स पाइप एक ही है ये। बस वो पूरा ब्लड जब फेंकेगा, चूंकि इसका साइज ज़्यादा होता है, आप देखो इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज कम है, राइट। बाई मीन्स नेचुरली यहाँ पर जो है वो ब्लड कम वॉल्यूम में जाएगा और तेज़ प्रेशर के साथ जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा मुंह खुला हुआ है तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ब्लड चली जाएगी और इसके मुकाबले में प्रेशर कम होगा इसका। गॉट द पॉइंट? बस ये है जी। आप कुछ कह रहे थे कोई? सर ये जो नीचे वाला है वो कर्व होके ऊपर गया है, वही जो आप कह रहे हैं पूरी पाइप कर्व के ऊपर चली गई। ये नहीं, वो सबसे नीचे वाला ये कर्व होके ऊपर चला गया। ये कर्वों के ऊपर नहीं गया है, ये ऐसे गया है और ऐसे आया है, और फिर ऐसे ऐसे नहीं गया। ये ब्लड ऐसा गया, ये ब्लड ऐसा गया, ये ब्लड यहाँ से निकल गया लंग्स के लिए। ये ब्लड ऐसे गया, ये कहीं और चला गया। ये ब्लड गया, ये ब्लड ऊपर के लिए चला गया, हार्ट के लिए चला गया और आपके दिमाग के लिए चला गया, ठीक है नहीं, राइट। ये और ये नाली, ये एक ही नाली है, ये वापस नहीं गई है। इनको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये सोचें कि वो बीच फिर आ रही है, लेकिन वो बैक साइड से आ रही है। बैक साइड से, अभी बैक साइड अगर हम दिखा पाते इसको तो फिर बैक साइड से हम देख लेते इसको। चलें नेक्स्ट, आगे करो, और आगे और आगे और आगे मारो, और आगे मारो और आगे मारो और आगे मारो और आगे मारो और आगे मारो। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन से पहले आप लोग पानी पी आइए, जाइए जल्दी से लौट के आइए फिर। राइट, आज जो आपके चीफ गेस्ट आए थे वो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। मैं जो हूँ वो पिछले 5-6 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे पास तो नहीं है डिपार्टमेंट में, कि मीन्स आपको कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फेशिया का स्ट्रक्चर, आपको टाइप्स ऑफ मसल्स है नहीं होती है ना, वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या क्या है ना, तो उनका स्ट्रक्चर सबका, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, राइट। हमारी आंतों में जो मसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, तभी वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करती हैं, राइट। इनके स्ट्रक्चर्स हम कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि आप लोग उनको अपनी आँखों से देख लें, अंडर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जो है वो उनके पास सेलुलर लेवल पर, मतलब सेल्स को पढ़ने के लिए तो उनके पास जो है वो हैं, लेकिन मसल्स वाले नहीं हैं उनके पास। तो आज ये चेयरपर्सन आए थे ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के। ज़ूलॉजी वाले भी यही काम करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जानवर, है ना, ज़ूलॉजी जानवरोलॉजी, राइट। तो वो लोग भी यही काम करते हैं। मैंने उनसे बात करी तो कहते हैं हाँ हमारे यहाँ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास स्लाइड्स पहले से मौजूद होंगी डिफरेंट मसल्स की, तो वो हम फिर आपको बता देंगे एक स्लॉट, आप अपने स्टूडेंट्स को ले आना वहाँ पर, और वो माइक्रोस्कोप में रख करके उनको जो है वो हम लोग देख लेंगे कि वो स्ट्रक्चर असल में होता कैसा है।
देखिए ये सारी चीज़ें आपको नेट पे भी मिल जाएंगी देखने के लिए, है नहीं। मसला वैसे देखना और सामने अपने देखना, मतलब ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप जो सामने अपने ऐसे देख लोगे ना, उसको भूलोगे नहीं आप कभी, राइट। तो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी, अगर हो जाता है वहाँ से तो बहुत अच्छा। वो कहते हैं हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे आपके यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कहते हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे ही एग्ज़ाम हो जाते हैं तो वैसे ही हम कोई स्लॉट बना लेंगे जनवरी के महीने में, तो हम लोग 1-2 दिन के लिए जो है जा करके उनकी लैब में हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे अच्छे से, राइट। अभी हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी में, स्पेशली फिज़िकल एजुकेशन में जब हम लोग सर्कुलेशन पढ़ते हैं, तो सर्कुलेशन हमें ऐसा लगता है जैसे मीन्स एक ही टाइप का सर्कुलेशन चल रहा है। जैसे आउटा हमें एक चलती नज़र आती है, लेकिन एक है नहीं असल में, है नहीं। वो 3 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, बल्कि अब आप कहिए कि 4 हिस्सों में बटी हुई है। वो एक तो 2 ऊपर नीचे है, सुपीरियर और इन्फीरियर में है, लेकिन वो असल में बटी हुई 3 में है, राइट। लेकिन हमें समझ में आ रहा था कि वो आउटा एक ही होती है। इसी तरीके से हमें ये भी समझ में आता है कि ब्लड सर्कुलेशन एक ही तरह का होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या कहते हैं, मीन्स स्ट्रक्चर वाइज, तो स्ट्रक्चर वाइज भी हमने देखा तो वो लंग्स को अलग जाता है, हार्ट को अलग जाता है, एक पल्मोनरी है, एक कोरोनरी है, एक सिस्टेमिक है, वो अलग अलग हैं सारे, राइट। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकली हमें लगता है कि ब्लड जो है वो मीन्स बस ऐसे जाता है और ऐसे वापस आ जाता है। आउटा से निकला बाहर, सब जगह गया और ऐसे करके वापस आ गया फिर से, राइट। ऐसा नहीं होता है, राइट। हमारा जो मीन्स जो वर्टिब्रेट्स हैं, और वर्टिब्रेट्स में भी स्पेशली वी ह्यूमंस, हमारा जो है वो डबल सर्कुलेशन चलता है। डबल सर्कुलेशन कैसा होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, राइट। आगे करना है, राइट। अभी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है हमारे हार्ट में 2 बार। अच्छा, जैसे ही मैंने ये बोला तो आप फौरन जो है वो राइट साइड वाला दिल और लेफ्ट साइड वाला दिल, अभी आप देखो डबल सर्कुलेशन है ना, वो एक डीऑक्सीजनेटेड वो पूरे लंग्स में डाल रहा है, और एक जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल रहा है, इजंट इट। ऐसे आता जा रहा है, ऐसे जाता जा रहा है, ये ब्लड का सिस्टम ये लगातार ऐसा चल रहा है कंटिन्यूअसली। अच्छा, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अभी तक हमको क्या समझ में आ रहा था, अभी तक हमको सिंपल इतना सा समझ में आ रहा था कि ब्लड ऐसा पूरा चला जाता है, ऐसे वापस आ जाता है, फिर घूमता है, फिर वापस आ जाता है। अगर ये सिंगल सर्कुलेशन होगा तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा नुकसान होगा? क्या? जी, स्लो हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे अमित? ऑक्सीजनेट करने के लिए, रिलीज करने के लिए, राइट, है ना। अगर सिंगल होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, सिंगल में प्रॉब्लम ये होगी कि सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर देर में मिलेगा। एक बार जाएगा, फिर वो पूरे में सिस्टम में होगा, फिर वो, आप समझ रहे हैं बात को, राइट। अच्छा, इतनी देर में कल हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको मीन्स अगर नहीं मिला उस टाइम पे, राइट, तो वो इंस्टेंट मर जाएंगे, जैसे न्यूरॉन्स। बाकी आपके 70 ट्रिलियन सेल्स न्यूरॉन्स के अलावा वो भी मर जाएंगे, लेकिन उनको 2 से 7 मिनट लगते हैं, या आप कहो कि 3 से 7 मिनट लगते हैं। किसी का गला दबा दो, अगर आप सांस उसकी रोक दो किसी तरीके से, पूरी तरीके से, तो 3 से 7 मिनट लगते हैं। इट डिपेंड्स कि उस इंसान के अंदर कितनी मीन्स अपने इमरजेंसी में भी मीन्स ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की कितनी उसके सेल्स के पास ताकत थी, तो उसको 7 मिनट लगेंगे, बहुत लगेंगे तो, राइट। और अगर किसी के पास बहुत कम थी, फिर भी थी अच्छी खासी, तो उसको 3 मिनट लगेंगे। तो 3 मिनट से कम तो नहीं लगेंगे, राइट। तो बाकी सारे सेल्स हमारे जो है वो 3 से 7 मिनट में मर रहे हैं, राइट। लेकिन न्यूरॉन जो है वो उसको कंटिन्यूस सप्लाई नहीं हुई तो टकाटक मरेगा वो। अच्छा, इसी वजह से एक्सरसाइज करते पे इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रेंड टीचर होने जा रहे हैं। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में कभी भी किसी भी कंडीशन में सांस नहीं रोकी जाएगी। हाँ,
कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आपको बताना होगा कि यहाँ सांस रोकनी है, बस वहीं रोकनी है उसको। और वो भी जो बीपी वाले लोग हैं, हार्ट के लोग हैं, कोरोनरी डिजीजेस के लोग हैं, उनको तो कत्तन नहीं रोकनी, उसमें भी नहीं रोकनी। यहाँ तक बात क्लियर हो रही बिल्कुल? किसी भी एक्टिविटी में आप भी आज तक की डेट में आप में से बतेरे ऐसे होंगे जो कोई एक्टिविटी करते पे सांस रोक लेते होंगे। जैसे पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग होती है, उसमें सांस अंदर लेके तब वेट उठाते हैं, तो वो गलत। मैंने आपको बोला ना कि कुछ कंडीशन ऐसी होंगी तो उसमें बताना होगा आपको, उसमें बताना होगा कि सांस रोकनी है या नहीं रोकनी है। आप जिस इवेंट की बात कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, राइट, जहाँ पर आपको मैक्स पावर लगानी है और एक झटके के साथ लगानी है, वहाँ पर आपको सांस रोक करके ही आप काम कर सकते हो, राइट। लेकिन वो सांस भी कितनी देर रुकनी चाहिए उसकी भी उसके लिए भी ट्रेनिंग होगी उसकी। ऐसा नहीं है कि वो पूरे लिफ्ट में रोके रहेगा। अगर वो पूरे उसमें रोके रहेगा तो बहुत जल्दी वो वज़न के साथ, अपने वेट के साथ जो उसने स्नैच में उठाया है या क्लीन एंड जर्क में उठाया है या उसने स्क्वैट्स में उठाया है, बहुत जल्दी वो पूरे वेट के साथ जो है वो नीचे धड़ाम से गिर पड़ेगा और बेहोश हो जाएगा या उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। मीन्स उसका भी एक टाइम होगा जहाँ वो रोकेगा, वरना नहीं रोकेगा वो। बट सर स्विमर्स क्या वाटर ड्राइव जो करते हैं स्विमिंग, हाँ, ऑक्सीजन के हैं, ट्रेंड है ना, तो ट्रेंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी अंडर कंडीशन। अब आप देखो ना कितनी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपको सांस लेनी है और कितनी ऐसी हैं जिनमें आपको सांस नहीं लेनी एक सेट डिटरमिन्ड टाइम तक। तो उसके लिए आपको जो अंडर वाटर वो कर रहे हैं, राइट, उनको भी पहले ट्रेंड किया जाता है ना, पहले ट्रेंड होंगे वो, तब वो सांस रोकेंगे। यानी कि ट्रेन करने पे हमारे न्यूरॉन्स जिंदा रहते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, वो भी उनकी भी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। लेकिन उनको मैं ये कह रहा हूँ कि मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जनरल पॉपुलेशन से। अभी आप लोगों ने जो अभी जितने भी एग्जाम्पल लिए वो बहुत स्पेसिफिक स्पेशल पॉपुलेशन के लिए, स्पेशल पॉपुलेशन की हम लोग बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर जाओगे तो आपको स्कूल में स्टूडेंट्स मिलेंगे और टीचर्स मिलेंगे। क्या वो स्क्यूबा डाइवर्स होंगे, क्या वो पावर लिफ्टर्स होंगे, क्या वो वेट लिफ्टर्स होंगे? नहीं, वो जनरल पब्लिक होगी। तो जनरल पब्लिक का एक्सरसाइज के लिए प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसूल है, सांस रोक के नहीं करनी है। हाँ, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जिनके लिए सांस रोक के करनी होगी, तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को स्क्वैट्स लगवानी है, तो जब आप नीचे जाएंगे तो उस वक्त सांस आपको भर के रोकनी होगी, देन आपको ऊपर आना होगा। लेकिन सवाल ये है कि कितनी देर आप नीचे रह सकते हो सांस रोक के, दैट मैटर्स, दैट डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस लेवल। तो आपका जितना फिटनेस स्ट्रांग होगी उतने आपके न्यूरॉन्स भी स्ट्रांग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूरॉन्स को फ़ौरन चाहिए, लेकिन दूसरे सेल्स के मुकाबले में न्यूरॉन्स को बहुत कम ड्यूरेशन है जिंदा रहने के लिए। उसको आप ट्रेनिंग से थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आमतौर से जनरल पब्लिक के लिए सांस नहीं रोकनी है उनको, राइट। ओके, अभी आप देखो ये डबल सर्कुलेशन का हमारा जो है वो पूरा, अब एक तरफ से हमारा ब्लड जो है वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, ये हमारा जा रहा है, और ये हमारा रेड वाला जो है ये टोटल हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन अगर होगा तो सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड, है नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस और दूसरे पोल्यूटेंट्स सेल में ज़्यादा देर रहेंगे अगर सिंगल सर्कुलेशन होगा, राइट। उसके लिए आपको बनाने वाले ने प्रोवाइड किया कि वो डबल सर्कुलेशन में कंटिन्यूअस सप्लाई रहे, आने की भी और जाने की भी, राइट। ये जो एक्सचेंज होता है मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये जो एक्सचेंज होता है ये कहाँ पे होता है? कैपिलरीज में होता है, दैट्स इट।
यानी वो कैपिलरीज में, और तो वो कंटिन्यूस हो रहा है, मीन्स एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है कंटिन्यूसली। तो आपके सेल्स को जो है वो मीन्स एक जहर की लिमिट है, राइट, जहरीलेपन की एक लिमिट है, उससे पहले पहले वो अपने सारे जहरीले पदार्थ निकाले दे रहा है बाहर, और जल्दी से एक लिमिट है कि वो फ्रेश, जिसको हम बोलते हैं ना फ्रेश एयर, के बगैर नहीं रह सकता, उस लिमिट से पहले पहले उसके पास जो है वो फ्रेश एयर या फ्रेश ब्लड, जो भी आप कहो अब आप इसको, वो उसके पास आ रहा है। ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा, इसको कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। आगे चलो, आगे 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 और आगे। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बात कर ली हैं, आप पीपीटी में इसको पढ़ लीजिएगा, आप ज़्यादा अच्छे से इत्मीनान के साथ आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है नहीं, राइट। अभी आप पढ़ सकते हैं क्या इसमें से कुछ पॉइंट? नहीं पढ़ सकते? इसको पीछे चिपका दें अगर। It helps in maintaining higher blood pressure, right. It allows a greater flow of blood to the tissues, right. और पढ़ सकते हैं ऐसे, देखिए कोशिश करिए। लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है, जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने येलो से, वो वही पॉइंट है जिस पे अभी तक मैं जोर दे रहा था सारा। उसको एक बार आप लोग और गौर से पढ़ लीजिएगा। ओके फाइन। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है फंक्शनली जो है वो कौन सा ब्लड सर्कुलेशन, फंक्शनली कौन सा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पास है, तो योर अप्रोप्रिएट आंसर इज डबल सर्कुलेशन, राइट। आगे क्या? ओके, ये कुछ अलग से एक्स्ट्रा वो हैं जो हमारे पास होने चाहिए, राइट। जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है तो इट ओनली टेक्स 6 सेकेंड्स टू गो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। जैसे ही आया हार्ट लंग्स में गया और लंग्स से वापस आ गया, 6 सेकेंड में ये क्रिया हमारी कंप्लीट हो गई रेस्ट में, 6 सेकेंड में इतना हो गया, राइट। ओके आगे, एंड 8 सेकेंड्स टू द ब्रेन एंड बैक। ब्रेन तक गया और फिर वापस आया, तो इसको जो है वो 8 सेकेंड लगे, राइट। यहाँ 6 सेकेंड लगे, वहाँ 8 सेकेंड लगे, ये 2 सेकेंड एक्स्ट्रा कहाँ गए? क्या कह रहे हैं ये लोग? मतलब ये उसको 6 सेकेंड लगे, इसको 8 सेकेंड लगे, तो ये 2 सेकेंड कहाँ एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है? हाइट की वजह से कर रहा है, राइट, है ना, उसकी वजह से कर रहा है, राइट। वापस करें और आगे आगे आगे, सॉरी, राइट। 16 सेकेंड्स टू द टोज एंड देन बैक। हार्ट से निकला, टोज तक पहुंचेगा, फिर वापस यहां पे आएगा, 16 सेकेंड्स। ये सब रेस्ट है, ये सब रेस्ट है, एक्टिविटी का तो कोई हिसाब ही नहीं है, जो जिस लेवल पे भी एक्टिविटी कर रहा हूं। चले आगे। अच्छा है, चैम्बर राइट वेंट्रिकल, नहीं यार कुछ और हो गया ये, ओके छोड़िए उसको, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ ये देखिए, अभी क्या हम लोगों ने इसको डिस्कस करा है ये पॉइंट, ब्लड इंटरिंग लंग्स इज एट लो प्रेशर compared to blood leaving,
This ensures that blood flows slowly in lungs, allowing more time for blood to be well oxygenated. ये डिस्कस कर चाहिए हम लोगों ने, राइट। आगे राइट, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज मोर पावरफुल कार्डियक मसल? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? पूरी बॉडी को उसको ब्लड एक साथ उसको पंप करना है। अच्छा, उतनी मसल अगर जो है वो किसी और चैम्बर के पास चली जाए, राइट वेंट्रिकल के पास चली जाए फॉर एग्जांपल, लंग्स में ज़्यादा प्रेशर से चला जाएगा तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा। ओके फाइन, दैट्स इट। चले, हाँ, ये आ गए वाल्व्स हमारे, बाइकोस्पिड, ट्राइकोस्पिड, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, उनकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके की है, राइट। ये शेप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, थोड़े से चंद्रनुमा टाइप के, तो उसको हम लोग कस्प बोले हैं। आगे करना, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर। अब थोड़ा सा मुश्किल टर्म आ गया, क्या मुश्किल है या नहीं है मुश्किल? हाँ, एट्रियोवेंट्रिकुलर मुश्किल है क्या या नया है क्या आपके लिए? नहीं। एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब मीन्स एट्रियम से वेंट्रिकल, सिंपल, राइट। तो हमने एट्रियम अलग पढ़ा था, वेंट्रिकल अलग पढ़ा था। यहाँ पे सिंपल ओ का हमने फॉर्मूला जाना हुआ है पहले से, तो हमको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया एट्रियोवेंट्रिकुलर। अब कोई एनाटॉमी का ये मुश्किल, अब हमारे लिए कोई मुश्किल टर्म नहीं बचा, राइट। अरे क्या ले आए भाई, दिल विल ले आए क्या? अरे वेरी गुड यार, पता नहीं भाई ये क्या क्या आपके बड़े भाई लोग करते रहते हैं। चलिए और आगे, तो एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर हो गए और एक सेमी ल्यूनर हमारे हो गए। अभी सेमी ल्यूनर मतलब ल्यूनर चांद, सेमी मतलब आधा चांद, यानी ल्यूनर मतलब चांद, कहते हैं ना ल्यूनर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर, राइट। ओके, आगे ट्राइकोस्पिड वाल्व, वो हमें पता है, अब हम लोग सब कुछ डिटेल में कर चुके हैं, तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा नहीं। आगे बाइकोस्पिड वाल्व, जिसको हम लोग माइट्रल वाल्व भी कहते हैं, राइट। आगे हाँ, ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स हमारे जो हैं, ये वो वाल्व्स हैं जो हमारे पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेन, वेना केवा, वहाँ लगे हुए होंगे ना कहीं पे, ताकि ब्लड का या तो फ्लो रोक सके, मतलब प्रेशर बनने दें, या रीगर्जिटेशन को रोक सकें, दोनों काम, ये सेमी ल्यूनर का काम है। चलें आगे, आउर्टिक वाल्व, आउर्टिक वाल्व वो वाल्व होगा जो आउर्टा में होगा। आउर्टा में ब्लड जा रहा है, लेकिन उसका वाल्व, ये सेमी ल्यूनर वाल्व ख़राब हो गया, तो क्या ये ब्लड वापस आने के चांस हैं या नहीं? अगर ये ब्लड गया आउर्टा में और आउर्टिक वाल्व ख़राब हो गया है, तो क्या ये वापस चैम्बर में, हार्ट के चैम्बर में वापस आने का चांस है या नहीं है? नहीं है? है, पूरा है। क्योंकि जैसी आउर्टा हम फिज़िकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, ऐसी ये ऐसे लगी हुई है, बस ऐसे ही जा रही है ब्लड, नहीं, ये ब्लड ऐसा होता है, अभी आपने देखा ना, ऐसे ऊपर जाती है। अगर ये यहाँ के इसके वाल्व ख़राब होंगे तो ये ग्रेविटेशनल पुल से सारा ब्लड वापस आ जाएगा चैम्बर में, नहीं आएगा? एग्जैक्टली, राइट। ओके, आगे हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फैशिया हर जगह मौजूद है नहीं? आप उठाओ ऐसा करके गोश्त, वो उसमें झिल्ली नज़र आएगी, वो दैट झिल्ली इज़ फैशिया। फैशिया तो हर जगह मौजूद है, सेल्स को भी जोड़े हुए है, फाइबर्स को भी जोड़े हुए है, हड्डियों को भी जोड़े हुए है, वो हड्डी टू मसल भी जोड़े हुए है, वो टेंडन और मसल को भी आपस में जोड़े हुए है। पूरा ग्लू जो है वो हमारा और आपका वो फैशिया है, उसी से बॉडी हमारी जुड़ी हुई भी है। उसके ऊपर बिस्तर बंद की तरह उसके ऊपर खाल लगी हुई है, राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि खाल जो है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन और फैशिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन।
ओके फाइन। तो हमारी जो हार्ट की वाल्व्स हैं, वॉल्स हैं सॉरी, वो हमारी कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, एंडोथीलियम से बनी है और कार्डियक मसल से हमारी बनी हुई है। ये पूरी वाल्व्स इसकी जो हैं वो इन 3 चीज़ों से हैं। एक आगे राइट, ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये उसको ये कनेक्टिव टिश्यू, ये फैशिया ही है, पूरा फैशिया है राइट। ये उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ये उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और ये उसको जो है वो स्टिफनेस भी प्रोवाइड करता है, एक जगह जमा के भी रखता है उसको। ये फैशिया ऐसे ही होता है जैसा मकड़ी का जाला, राइट। मकड़ी का जाला देखा है ना हम लोगों ने, वो ऐसा ताना बाना सा बिना हुआ होता है उसका, बिल्कुल इसी तरीके का होता है राइट। इंटरलॉकिंग होती है उसके अंदर, वो पूरी इंटरलॉकिंग जो है वो फैशिया के अंदर मौजूद है राइट। आगे राइट, ये एंडोथीलियम है, ये हमारी पूरी एक क्या बोलेंगे इसको, ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा, इसको हम लोगों ने टेक्निकली एक कुछ ओके क्रॉस सेक्शन, सही, ये भी सही बोला आपने। और क्वाड्रिलेटरल नहीं यार, हैं नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लड को ले जाने वाला, अब इसको आर्टरी बोल दो, वेन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये वो पूरा है। ये है क्या और क्या है, हैं ब्लड वेसल्स हैं, सही बोला। हाँ वो क्या है, हाँ वो पाइप है, पाइप भी बोल दिया। और कॉन्ड्यूट, ब्लड कॉन्ड्यूट है ना, याद रखने की चीज़ है राइट। ये ब्लड कॉन्ड्यूट हमारा एंडोथीलियम, एंडोथीलियम वो लेयर होती है, एंडोथीलियम वो लेयर होती है जहाँ पे खून जो है वो उससे रगड़ खाता हुआ अंदर चलता है। जैसे हमारा पाइप है, एक बाहर की लेयर है उसकी और एक अंदर की लेयर है जहाँ पानी टच होता हुआ जाता है उससे राइट। ये बाहर की लेयर से मीन्स ये ज़्यादा हार्ड है बजाय इस वाली एंडोथीलियम लेयर के, ये बहुत सॉफ्ट लेयर होती है ताकि ब्लड जो है वो आसानी और स्मूथ होती है, फैशिया से पूरी तरीके से कवर्ड होती है, पूरी तरीके से कवर्ड है नहीं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो छोटे छोटे 3 mm के वो होते हैं, क्या बुरसा सैक्स राइट, स्लिपरी, ताकि वो तेज़ी से ब्लड को वो कर दें। लेकिन एंडोथीलियम की एक और ख़ासियत होती है कि अगर आपकी डाइट में फैट कंटेंट ज़्यादा है या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपकी क्वांटिटी से ज़्यादा ले रहे हो, जितनी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो, तो वो बॉडी जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट को भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को भी वो फैट में कन्वर्ट कर देती है और स्टोर कर लेती है अपने पास। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को भी जो एक्सेस अमाउंट में आप खा रहे हो, आपको 100 ग्राम की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, सही, आपने 110 ग्राम खा लिया, 110 ग्राम का जो 10 ग्राम है वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। और जब फैट में कन्वर्ट होने के बाद वो चेक करेगी कि कितना स्टोरेज है, अगर स्टोरेज की कैपेसिटी है तो स्टोर करती रहेगी, और अगर स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है तो वो उसको फ्लश आउट करेगी, बाहर निकालेगी किसी भी तरीके से राइट। तो आप देखते हैं बहुत से लोग बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं और बहुत खाते हैं और उसके भी लीन एंड थिन रहते हैं। तो उनकी जेनेटिक कोड में उनके मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं मगर फिर भी फूलते जा रहे हैं। ओके फाइन। एंडोथीलियम जो है ये लेयर, इसकी अपनी एक टेंडेंसी है, इसकी अपनी एक जेनेटिक कोड है, इसका हर चीज़ का अपना एक जेनेटिक कोड होता है। आपके बालों का अपना एक जेनेटिक कोड है, बालों के रंग का अपना एक जेनेटिक कोड है, आपके बाल करली होंगे, घूमे हुए होंगे, कितने घूमे हुए होंगे, कितने नहीं घूमे हुए होंगे, इसका भी जेनेटिक कोड है। आपकी रंगत कैसी है, इसका भी जेनेटिक कोड है। हर चीज़ का आपका जेनेटिक कोड है। एंडोथीलियम का अपना एक जेनेटिक कोड है।
कि स्टोरेज ये बहुत जल्दी कर लेती है फैट की। हाँ, बहुत अच्छी बात है, फैट स्टोर कर लो तो चब्बी चब्बी से लगते ना। 40 के बाद पता चलता है यार प्रॉब्लम हो गई। ओके फाइन। ये एंडोथीलियम है जहां पर अगर ये फॉर एग्जांपल ये 10 mm का आपका वो है जहां से ब्लड जा रहा है, अगर यहां पे इसके चारों तरफ फैट लग जाए तो ये 10 mm के बजाय अब ये 7 mm का हो गया, 6 mm का हो गया, 2 mm का हो गया, राइट। अभी क्या करते हैं कि हमारा ब्लड जब यहाँ जाता है तो ये एंडोथीलियम पे प्रेशर मारता है, ब्लड हमारा एंडोथीलियम पर प्रेशर मारता है, राइट। ये जो प्रेशर मारता है इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, राइट। ओके, अभी अब देखो अगर ये फैट हो गया, आगे कहीं हम लोग देखेंगे, अगर ये फैट हो गया तो ये नैरो हो गया और 10 mm नेचुरल था तो अभी ये 7 mm हो गया। अभी ब्लड तो उतना ही आ रहा है, अब ज़्यादा उसको ज़्यादा प्रेशर मारना होगा, जिसको हम कहते हैं हाई बीपी का मरीज़ हो गया। तो हाई बीपी का मरीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी आर्टरीज जो हैं वो क्लॉग्ड हो गई हैं, मीन्स बंद और बंद और बंद और बंद होती चली जा रही हैं। किस वजह से हो रही हैं? फैट की वजह से हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपकी बॉडी को जितना चाहिए है उससे ज़्यादा अमाउंट में आप जो है वो इंजेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या हुआ, हाँ ले आओ, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है वो आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई कि फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा। खा तो आप अपनी लिमिट में रहें, मीन्स लिमिट का मतलब ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना ही खा रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो फैट सब स्टोर होता चला जा रहा है। वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको, राइट। एनी हाउ, तो ये एंडोथीलियम हमारा, तो एक तो हमारे ये कनेक्टिव टिश्यू, ये फैशिया हमारा आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है। ये एंडोथीलियम हमारा जो है वो ब्लड को स्लिपरी उसमें करके और आगे बढ़ा रहा है, कंटिन्यूअसली उसको आगे बढ़ा रहा है, राइट। आगे देन ये हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिसको हम लोग कार्डियोमायोसाइट्स बोलते हैं। अब कार्डियोमायोसाइट्स आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए अब ये कोई टेक्निकल वर्ड तो है लेकिन कुछ मुश्किल नहीं रह गया। कार्डियो आप समझते हो, कार्डियो मतलब रिलेटेड विद द कार्डियक सिस्टम, मायो मतलब मसल्स, साइट्स मतलब सेल्स, राइट। बस फिजिकल एजुकेटर्स को इतना नहीं आता, अगर इतना सीख लें हम लोग तो हम तो अच्छे एनाटॉमिस्ट हैं, राइट। ओके फाइन। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, वो अगर हमको स्लाइड में और देखेंगे हम लोग तो और अच्छे तरीके से हमको समझ में आ जाएगा। कार्डियोमायोसाइट्स, सर जो एंडोथेलियम में फैट स्टोर होता है उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाई बीपी हो गया तो लो बीपी किस तरीके से? लो बीपी ऐसे होगा कि आपकी ये जो अभी तो हमने एक की बात करी ना, ये एंडोथीलियम की, राइट। अभी ये जो पूरा है ये मस्कुलर है, राइट। ओके फाइन। अभी ये मसल्स की अपनी एक इसको बोलते हैं, इसकी एक टॉटनेस होती है, टॉटनेस, TAUT, मतलब अपनी एक टाइटनेस होती है, एक अपनी एक टाइटनेस है इसकी, राइट। वो टाइटनेस जो है जाहिर सी बात है वो टाइटनेस मसल के ऊपर डिपेंड करेगी क्योंकि ये मूव होना है। तो अब अगर आपने ज़्यादा तेज़ एक्टिविटी करी तो ज़्यादा ब्लड आएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने को फैला लेगा। अच्छा, कभी कभी बीमारी ऐसी हो गई कि ये ढीली हो गई या विद एज आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, जैसा हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल है जिस तरीके का भी, यानी ज़्यादातर हमारा ये जो कुर्सी है ये बड़ी अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। मीन्स ज़्यादातर टाइम तो हम खड़े तो कम ही रहते हैं, बाकी टाइम तो ऐसे बैठे ही रहते हैं या फिर लेटे जाते हैं। मीन्स अब तो ज़मीन पे बैठने का भी कल्चर, मीन्स ट्रेडिशन वो ख़त्म हो गया है। कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं बस वहीं बैठता है आदमी ज़मीन पे, बाकी तो अगेन कुर्सी है उसके पास, राइट। तो हमारी ऐसी लाइफ स्टाइल में होता है क्या, मसल्स हमारी जब इस्तेमाल नहीं होती तो वो अपना नेचुरल जो टॉटनेस होती है वो खो देती हैं, लूजनेस आ जाती है। तो वो लूजनेस आ गई तो वो साइज़ में बड़ी हो गई, ढीली हो गई ना। अब वो प्रेशर उस पर हल्का सा भी पड़ा, हल्का सा भी प्रेशर पड़ा तो वो फैल गई,
अच्छा, अब प्रेशर बहुत हल्का हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं लो हो गया बीपी, राइट। यही किसी वजह से ये मसल, अंदर फैट ना हो लेकिन ये मसल टाइट हो जाए। कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जब ढीले की हो सकती है, तो हर चीज़ का अपोजिट है, तो टाइटनेस की भी हो सकती है। तो टाइटनेस की बीमारी हो गई, अंदर फैट नहीं है, अब ये टाइटनेस हो गए तो ये ऐसा नहीं कर रही, या प्रेशर आ रहा है, तो उसमें उसको हम कहते हैं हाई बीपी हो गया, राइट। बगैर फैट के भी हो सकता है, बगैर फैट के भी अब वो जो उसका एक्सपर्ट है वो बताएगा कि ये किस वजह से हुआ है, उसके लिए वो कुछ अपने स्कैनिंग वगैरह करेगा आपकी बॉडी की, तब आपको पता कर पाए। वो कैथेटर डालेगा, कैथेटर वो होता है ना तार में, वो कैमरा एक छोटा सा लगा के, और फिर वो अंदर आपकी आर्टरी में डालेगा, वहाँ चेक करेगा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, किस वजह से ब्लॉकेज है। हो सकता है फैट ना हो, सिर्फ मसल टाइट हुई हुई हो। कार्डियक अरेस्ट में भी हो सकती, राइट। इसमें कि यहाँ तक आते आते कोई सवाल हम लोग का है? नेक्स्ट करना जरा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, चलो आगे जल्दी से कर लें इसको। हाँ ओके फाइन, अभी हमको साफ दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? हाँ है फेशिया, राइट। ये अजीब फेशिया जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। मैंने आपको वो भेजा एक लिंक फेशिया का, आप उसको थोड़ा सा पढ़ो। आप लोगों से जिसने पढ़ा होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हार्डली 15 मिनट की रीड है वो, एक बार उसको पढ़ लो, है नहीं, राइट। चलें आगे। राइट, है फेशिया लेकिन पूरे दिल को चिपकाए हुए ऐसा करके, तो उसको एक अलग से नाम दिया हुआ है पेरिकार्डियम। पेरी समझते हैं ना, पेरीमीटर मीन्स बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, दैट इज पेरीमीटर, है नहीं। चूंकि हार्ट से रिलेटेड है इसलिए इसको जो है वो नाम दिया गया पेरिकार्डियम। है फेशिया, लेकिन अब अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से भी उसका अलग अलग मीन्स नाम हो जाएंगे, वो एक अलग बहस है। चले, पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स हैं, आउटर है और इनर है। दिखने में बहुत पतली सी लग रही है ये, राइट, लेकिन इसके पास 2 लेयर्स हैं। एक लेयर बाहर है मीन्स ये दिल है, और ये एक ऐसा लेयर है, राइट। तो एक तो ये बाहर वाली है और एक दिल से चिपकी हुई लेयर है इसकी, ये 2 अलग अलग लेयर्स हैं, राइट, है ना। ये जो लेयर है, आउटर लेयर है, ये फाइब्रस है। फाइब्रस है मतलब थोड़ी टाइटनेस है इसमें। क्यों टाइटनेस है? कि दूसरे ऑर्गन से टकराएगा। अच्छा, टाइटनेस इसलिए है कि दिल को प्रोटेक्ट कर सके, डैमेज ना हो पाए, राइट। लेकिन इतनी टाइट भी नहीं है कि दूसरे ऑर्गन को नुकसान पहुंचा दे, राइट। चलें, ये जो है वो एपिकार्डियम, हमारे दिल की जो वो होती है उसको हम लोग एपिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट, ख़त्म, बस, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आप लोगों के लिए चाय आई है, आप लोगों के लिए समोसा आया है, एंजॉय करिए आप लोग, उसके बाद थैंक यू।